आज हम कक्षा 10 विज्ञान NCERT बुक की अध्याय 1 के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ा था। संयोजन क्रिया, वियोजन क्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उपचयन, अपचयन, द्विविस्थापन, इस तरह की क्रियाओं का अध्ययन किया था। उसी के आगे आज हम अध्ययन करेंगे कुछ और अभिक्रियाओं का। पिछले बार हमने जिन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था उनके अध्ययन का आधार ये था कि किस प्रकार से पदार्थ के अणु टूटते और जुड़ते हैं। यहाँ हम कुछ अलग तरह की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जिसमें पदार्थ टूटने और जुड़ने की क्रिया तो होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा शोषित होती है। क्योंकि किसी भी पदार्थ को विभाजित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है और उसके अणुओं को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है और उसके अणुओं को जोड़ने के लिए भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो जब ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, अणु टूटते हैं, तो उसको ऊष्मा की आवश्यकता होती है कि ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होती है। इस आधार पर हम रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे और इस आधार पर पहली रासायनिक क्रिया है ऊष्माक्षेपी, दूसरी ऊष्माशोषी और तीसरी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, दो पदार्थ अभिक्रिया करते हैं, तो उन दो पदार्थों की अभिक्रिया के फलस्वरूप इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि उस अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उससे बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। तो वो ऊष्मा जो ज़्यादा अतिरिक्त ऊष्मा उत्पन्न हुई वो वातावरण में चारों तरफ फैल जाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में दो पदार्थ क्रिया करते हैं और ऊष्मा, तो जो अभिकारक क्रिया करता है तो अभिकारक तो क्रिया करेगा, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो क्रिया फल के साथ साथ ऊष्मा भी उसमें उत्पन्न होती है। जैसे यहाँ पर हम हाइड्रोजन का दहन देखें कि हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु ये दहन क्रिया करते हैं, अर्थात हाइड्रोजन का दहन होता है तो पानी बनता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से बिना बुझे हुए चूने की पानी से अभिक्रिया, बिना बुझा हुआ चूना है कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी मिलाया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोला जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बुझा हुआ चूना, और साथ में काफ़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस कारण से इन दोनों अभिक्रियाओं के संपन्न होने में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए दोनों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं, हमारे कहने का मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जहाँ भी ऊष्मा उत्पन्न होगी वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाएंगी। दूसरे प्रकार की अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में जब किसी भी अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए उसके अणुओं के टूटने से पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती, अर्थात उसके अणु टूटने से माने उस अभिक्रिया में इतनी ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती कि वो उसकी अभिक्रिया को संपन्न करा सके। तो इस स्थिति में वो जो अभिक्रिया कारक पदार्थ हैं उनके बीच जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वातावरण से ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं और इस प्रकार से वातावरण में वहाँ पर वातावरण से ऊष्मा को अवशोषित करने के कारण आसपास के वातावरण का जो तापमान है वो घट जाता है। तो इस प्रकार से ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच अभिक्रिया होने पर वातावरण से ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है और उसके आसपास के वातावरण का तापमान गिर जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पर हम देखेंगे उदाहरण नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का बनना। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से क्रिया करती है। जब नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन से क्रिया करती है, जब नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से क्रिया करती है तो इसके क्रिया करने के लिए
42 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और इतनी ऊष्मा जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया को इतनी ऊष्मा जब दी जाएगी तब नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का निर्माण बनेगा। यानी इसको ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है बाहर से, और ये बाहर से ऊष्मा को अवशोषित करेगा, इसलिए ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन और आयोडीन की अभिक्रिया है। हाइड्रोजन और आयोडीन ये दोनों गैसें हैं, ये अभिक्रिया करती हैं, इनको ऊर्जा दी जाती है। जब ऊर्जा दी जाती है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, और इस प्रकार से इसमें भी वातावरण से ऊष्मा अवशोषित की जाती है, जिससे वातावरण के चारों ओर का तापमान घट जाता है, इसलिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तीसरे प्रकार की अभिक्रिया हमें यहाँ पर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया देखना है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। इसके लिए प्रकाश संश्लेषण, फोटोग्राफी की क्रिया जो होती है, इनमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण इसका एक उदाहरण है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु पानी के 6 अणुओं से क्रिया करते हैं, और इसके क्रिया करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अणुओं की क्रिया करने के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। क्रिया सूर्य के प्रकाश में ही होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी क्रिया करता है, और यहाँ ये ग्लूकोज का निर्माण करता है, और ऑक्सीजन गैस उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में होती है। तो हमने ये 3 अभिक्रियाएं यहाँ पर देखा। इसके बाद हम देखेंगे उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। उपचयन अभिक्रिया का क्या प्रभाव है हमारे दैनिक जीवन में। उपचयन अभिक्रिया के बहुत सारे उदाहरण हैं। उपचयन अभिक्रिया हमने देखा था कि उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है। तो यहाँ पर उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव में पहला उसका दुष्प्रभाव है संक्षारण। होता क्या है कि जब लोहे की बनी हुई वस्तुएं या अन्य किसी धातु की बनी हुई वस्तुएं होती हैं, वो जब वायुमंडल की आर्द्रता और वायुमंडल की हवाएं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इत्यादि के संपर्क में आती हैं, तो नमी और इन गैसों की क्रिया से उनमें एक पतली परत चढ़ जाती है ऑक्साइड की। जैसे लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको जंग लगना कहते हैं। चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है, और तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। और ये परतें उन धातुओं का संक्षारण करती हैं, माने उनको धीरे धीरे नष्ट करती रहती हैं, और वो धातुएं धीरे धीरे नष्ट होकर और समाप्त होती जाती हैं। तो इस प्रकार से संक्षारण एक बहुत ही हानिकारक प्रक्रिया है, जिसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव संक्षारण का लोहे पर होता है। लोहे में जब संक्षारण की क्रिया होती है तो उसको हम जंग लगना बोलते हैं। जंग लगने के कारण प्रतिवर्ष हजारों पुल, इमारत, मशीनें, ये सब इस संक्षारण की क्रिया से काफ़ी उनका नुकसान होता है, और बार बार हमें उनकी मरम्मत करनी पड़ती है। कभी कभी घर, पुल इत्यादि संक्षारण की क्रिया से गिर जाते हैं, क्योंकि लोहे में जब संक्षारण होता है तो उसमें ऑक्साइड, लोहा जो है ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो लोहे का ऑक्साइड बनाता है, और ये फेरस ऑक्साइड की परत जो है वो धीरे धीरे लोहे से गला करके उसको कमज़ोर करती जाती है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि पूरे लोहे को समाप्त कर देती है। तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है संक्षारण। इस प्रकार से हमने देखा कि संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जब कोई धातु अपने आसपास की आर्द्रता और वहाँ पर उपस्थित
गैसें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि इनसे क्रिया करती है तो वो संक्षारित हो जाती है, उसमें उनके ऑक्साइडों की एक परत बन जाती है। उपचयन की अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता ये इसके नाम से स्पष्ट है कि जब गंध विकृत हो जाए यानी कि खराब हो जाए, जब गंध खराब हो जाती है, जैसे सड़ जाता है भोजन कई काफ़ी दिनों तक रखा रहता है तो उसको बोलते हैं कि ये बासी हो गया, गंध आने लगा है, तो ये विकृत गंधिता है। तो होता क्या है कि आमतौर पर जो भोज्य पदार्थ हैं जिनमें तेल का इस्तेमाल किया जाता है, ये ज़्यादा समय तक यदि रखे रहते हैं वातावरण में तो वो वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके और धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इसलिए विकृत गंधिता से बचने के लिए उसको नाइट्रोजन के बीच में रखा जाता है। जैसे जो ये खाद्य पदार्थों के पैकेट होते हैं, इनमें जो तेल से बने हुए पदार्थ, चिप्स वगैरह, उनको भर करके और उसमें उस पैकेट की ऑक्सीजन को निकाल करके और उसमें नाइट्रोजन घुसेड़ दी जाती है ताकि वो काफ़ी समय तक चले, क्योंकि नाइट्रोजन भी इसमें विकृत गंधिता लाती है पदार्थों में, पर ऑक्सीजन की तुलना में बहुत धीरे धीरे लाती है। तो ऑक्सीजन यदि रहेगी तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, और बना हुआ पदार्थ यदि मार्केट से घरों तक पहुंचना है, उसको बेचना है दुकानदार को, तो जल्दी खराब हो जाएगा, तो नुकसान होगा। तो इसलिए आप नाइट्रोजन भरने से वो ज़्यादा दिन तक चलता रहता है और वो जल्दी खराब नहीं होता। तो इस प्रकार से विकृत गंधिता से बचने के लिए उसमें नाइट्रोजन से परिष्कृत किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने उपचयन की अभिक्रिया के प्रभाव देखा, संक्षारण और विकृत गंधिता।